Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics को discuss करने से पहले we should know the limitation of first law of thermodynamics. So जो first law of thermodynamics था वो क्या कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed but it can be transformed from one form to another form. So according to first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. इसका मतलब है एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज एक बॉल है, वो माउंटेन के ऊपर रखी है और माउंटेन से वो बॉल को हमने थ्रो किया है. माउंटेन के ऊपर एक बॉल है, उसको हमने थ्रो किया है बॉटम की साइड. सो क्या होगा, माउंटेन के ऊपर जो बॉल है उसकी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी. जब उसको थ्रो किया, जो बॉटम की साइड आई तो उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई. मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, प्लस कुछ हीट में इवॉल्व हो गई. जैसे ही वो बॉल बॉटम को टच करेगा सो कुछ हीट रिलीज होगी, कुछ साउंड रिलीज होगी. सो जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस हीट एनर्जी. सो इस तरह से क्या हुआ है कि एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हुई है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये स्टेटमेंट थी, यहाँ से कुछ लिमिटेशंस आई हैं. मतलब लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन इज कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ एनर्जी के ट्रांसफर की बात की है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो प्रोसेस है वो होगी या नहीं. मतलब कोई भी प्रोसेस है वो होगी या नहीं, उसके अकर होने के चांसेस है या नहीं, स्पॉन्टेनिटी के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. सो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस है वो होगी या नहीं, उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ. नाउ सेकंड लिमिटेशन इज कि जो फ्लो ऑफ हीट है उसकी डायरेक्शन, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. मतलब जो हीट का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ. हॉट बॉडी का क्या मतलब है कि जो सिस्टम है, जो हॉट बॉडी है उसका मतलब क्या है कि वहां पे टेम्परेचर है दैट इज हाई, एंड कोल्ड बॉडी का मतलब है टेम्परेचर इज लो. सो हीट का जो फ्लो है वो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. बट अगर इसका रिवर्स करेंगे मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, सो वो हीट का फ्लो नहीं होगा. इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, हीट है किधर से किधर फ्लो करेगी, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. सो ये भी एक लिमिटेशन है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नॉट मेंशन और इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ नेक्स्ट इज कि कुछ नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जो इरिवर्सिबल होती है. नेचुरल प्रोसेस होती है बट नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दे आर इरिवर्सिबल. ठीक है, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटर है, वाटर माउंटेन से हमें, वाटर है उसका फ्लो हो रहा है माउंटेन से. सो वाटर क्या है, टॉप टू बॉटम यहाँ पे मूव करेगा. दिस इज बॉटम एंड दिस इज टॉप.
सो जब टॉप पे था तो वाटर के पास एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। बॉटम पे आया जो बॉटम की एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। सो इसके बारे में क्या है, अगर ये तो बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि वाटर है वो माउंटेन से बिलो की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बट अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें, मतलब अगर हमें बॉटम से टॉप के ऊपर वाटर को पहुंचाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टैंक रखा है टॉप के ऊपर, घर की जो छत है उसके ऊपर अगर टैंक रखा है और हमें पानी चाहिए घर के मतलब बॉटम के ऊपर, सो क्या होगा, इजीली हम पाइप लगाएंगे, पाइप से पानी अपने आप जो टैंक है उससे बॉटम की तरफ मूव करेगा, टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर इसी को रिवर्स करना है, मतलब पानी को बॉटम से हमें टैंक के अंदर पहुंचाना है, मतलब बॉटम से हमें टॉप पे पहुंचाना है, तो वो प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमें मोटर का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह की जो नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस है, माउंटेन वाटरफॉल हो गया, वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है। इनके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पे भी कोई भी बात नहीं हुई थी। सो ये क्या है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ना जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रोसेस कैसे होगी, उसकी क्या कंडीशंस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन और भी थी, लिमिटेशन नंबर 4, कि 100% एफिशिएंट इंजन है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। कि कोई भी इंजन है वो 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं दे सकता, कुछ अमाउंट ऑफ हीट या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रिलीज होगी जिसकी वजह से 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी। सो दिस इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगी, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन सी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इसको डिसाइड करने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, एनी प्रोसेस विच हैज अ टेंडेंसी टू अकर, मतलब वो प्रोसेस जो होने का अर्ज रखती है, टेंडेंसी रखती है। सो इसके लिए लिख सकते हैं एनी प्रोसेस विच हैज अ टेंडेंसी टू occur, मतलब कोई भी प्रोसेस जो होने का अर्ज रखती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट कब, फर्स्ट कंडीशन, बाय इटसेल्फ, कोई ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, सो दैट विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकेंड वन इज बाय प्रॉपर इनिशिएशन, कि प्रोसेस है वो अपने आप नहीं हो रही है, उसको थोड़ा सा इनिशिएट करने की जरूरत है, इनिशिएशन होने के बाद में प्रोसेस अपने आप हो जाए, सो दैट विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और थर्ड वन इज अंडर गिवन कंडीशन, कोई भी गिवन हमने टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की जो गिवन कंडीशन है वो है और उनके ऊपर कोई भी प्रोसेस हो रही है, सो दैट विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ना इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है बाय इटसेल्फ, कोई भी प्रोसेस है वो अपने आप होगी। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, कि हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करना शुरू किया, वाटर के अंदर जस्ट सॉल्ट का एडिशन कर दिया, सो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वाटर के अंदर सॉल्ट है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा अगर हमने नॉर्मल वाटर लिया है। बट अगर हमने थोड़ा सा वाटर, कोल्ड वाटर लिया है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट है वो काफी लंबे टाइम के बाद डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर हमें जल्दी से डिसॉल्व करना है, सो वी कैन इनिशिएट द प्रोसेस, हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टर कर सकते हैं, स्टरिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, सॉल्ट है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर या फिर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप होंगी या प्रॉपर इनिशिएशन के बाद होंगी। जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर इजीली पॉसिबल है। एवापोरेशन, अगर हम एक बकेट के अंदर पानी रख दें बाहर ओपन सन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, पानी है वो अपने आप एवापोरेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो इटसेल्फ हुई है ना। प्रॉपर इनिशिएशन के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हमने कार्बन है उसको बर्न किया है, मतलब कंबशन किया है,
Carbon is burnt in presence of O2 and there will be formation of CO2 gas. So यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नाइट करना पड़ेगा. So जो इग्निशन की प्रोसेस है that is proper initiation. कार्बन को बर्न करने के लिए हमें इग्नाइट करना पड़ेगा. So that ignition process is initiation. Okay, so this will be a spontaneous process but under a proper initiation. Now सेकेंड हम ले सकते हैं कि वाटर है उसकी फॉर्मेशन हुई. सो वाटर को हम कैसे बना सकते हैं, H2 गैस प्लस O2 गैस, H2 प्लस O2 combines to give H2O लिक्विड. नाउ ये जो प्रोसेस है नॉर्मली H2 और O2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है लेकिन वो आपस में कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन नहीं करती हैं. सो ये जो प्रोसेस है H2 और O2 का रिएक्शन टू फॉर्म वाटर, दिस विल बी कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क. सो अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड कर दें तो वहां से क्या होगा, H2 और O2 है, दे विल कंबाइन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट देयर is requirement of proper initiation and that initiation is electric spark. ठीक है, तो spontaneous process क्या होती है, वो प्रोसेस जो टेंडेंसी टू occur होने का रखती है, मतलब urge to occur मतलब हो सकती है by initiation, by proper initiation, by itself or by proper initiation और under given conditions. जैसे कि water है, वाटर मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आइस है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. सो दिस इज मेल्टिंग ऑफ आइस. सो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ही क्या होगा, ये मेल्टिंग ऑफ आइस होगा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. सो इस तरह से ये कौन सी प्रोसेस हो गई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, जो खुद से या प्रॉपर इनिशिएशन के बाद भी नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. उसको अभी हम डिटेल में देखते हैं. नाउ जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस which has no tendency to occur, which has no tendency to occur. मतलब वो प्रोसेस जिनके होने की कोई टेंडेंसी नहीं है. फर्स्ट बाय इटसेल्फ मतलब जो खुद से नहीं हो सकती हो, या फिर कोई भी अगर हम प्रॉपर इनिशिएशन दे दें, इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन रिएक्शन क्या हो, प्रोसीड ना करे, प्रोसेस है वो होना. सो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो कब होंगी, अगर हम कंटिन्यूअसली उनके अंदर एनर्जी सप्लाई करेंगे. कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करने के बाद ही वो प्रोसेस होंगी. सो इफ continuous energy that is externally supplied, तभी क्या होगा, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो होंगी. क्लियर. सो नाउ अब कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसको हम किस तरह से चेक करेंगे. सो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. कोई भी प्रोसेस है वो होगी या नहीं, वो हम किससे देखेंगे. सो इसके अंदर हम तीन तरह के क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा H. सेकेंड वन इज एंट्रोपी चेंज, दैट इज डेल्टा S. and third one is Gibbs free energy change. So this is enthalpy change, second one is entropy change, and third one is Gibbs free energy change. ये थ्री क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कोई भी रिएक्शन है, कोई भी प्रोसेस है वो होगी या नहीं. सो वन बाय वन अभी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एंथैल्पी चेंज को. सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज किस तरह से एक्सप्लेन करता है कि कोई भी रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी. सो उसको हम देखते हैं. सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी.
इट्स एनर्जी। इस बात का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है, लो करना चाहता है। कोई भी सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है, डिक्रीज करना चाहता है। सो वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। अगर एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो डिक्रीज होगी, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सो द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हुआ मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। सो फाइनल क्या है, डिक्रीज हुआ है, सो वी कैन से दैट कि डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो मतलब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। क्लियर। अब सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन, तो उसमें हमेशा क्या होती है, a lot of energy is released। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, सो दिस रिएक्शन विल बी spontaneous, delta H is negative। दिस इज ऑल्सो जस्टिफाई। जब देखा इस रिएक्शन को तो देखा कि यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है और रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। नाउ सेकंड जो एग्जांपल देखा वो क्या था कि जो H2 गैस है प्लस हाफ O2 एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस। सो यहाँ से भी हमने क्या देखा कि डेल्टा H है दैट इज नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब हीट रिलीज हुई है, सो यहाँ से भी ये रिएक्शन भी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो मतलब और एक एग्जांपल हमने और क्या देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड और उसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट वॉश के अंदर यूज करते हैं। व्हाइट वॉश करते टाइम हम क्या करते हैं, एक पॉट लेते हैं, पॉट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का स्टोन डालते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो वहां से हम देखते हैं कि जो हीट है, लॉट अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है वहां से रिलीज होती है। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा कि ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब अभी तक जो हमने क्राइटेरिया लेके चला था कि कोई भी सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा, एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। सो यहाँ से वो चीज मतलब डिटेल में हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है कुछ एग्जाम्पल से। बट इसके अलावा कंफ्यूजन तब क्रिएट हुआ कि कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एच है दैट इज पॉजिटिव, तो वो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कुछ प्रोसेस है जिनका डेल्टा एच 0 है, लेकिन फिर भी प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। सो उसमें हमने क्या देखा कि जो एंथैल्पी चेंज है वो एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है ये डिफाइन करने के लिए कि रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, प्रोसेस है वो फिजिबल या स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। जैसे डेल्टा एच 0 है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं एस्टरिफिकेशन। जब हमने एसिटिक एसिड को ट्रीट किया इथेनॉल के साथ में, सो क्या हुआ, यहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ एस्टर CH3COO C2H5 प्लस वाटर। सो यहाँ से क्या हुआ है, एस्टर की फॉर्मेशन हुई है। ये जो प्रोसेस है इसका जो डेल्टा एच है ये क्या है, 0 है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमने अभी तक पढ़ा था कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होनी चाहिए तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो उसका क्या हो गया, ये वायलेशन हो गया। सेम ऐसे ही डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि वाटर है, मतलब आइस है, आइस से किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर में कन्वर्ट हुआ है। आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होता है, हमें पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, आइस को वाटर में कन्वर्ट होते हुए हमने देखा है, तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बट इस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली जब वाटर से हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, सो वो प्रोसेस भी क्या है, एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सिमिलरली एक एग्जांपल वो देख सकते हैं कि मरकरी ऑक्साइड है, उसको जब हीट करते हैं, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मरकरी लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस।
सो यहाँ पे भी HgO सॉलिड को मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए स्लाइट अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है. सो दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक है सो डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है. सो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कुछ रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है वो भी स्पॉन्टेनियस है. तो मतलब हमने जो अभी तक डिस्कस किया है कि जो डेल H है वो नेगेटिव होगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी, वही स्पॉन्टेनियस होंगी. ये क्राइटेरिया क्या है, 100% सेटिस्फाई नहीं होता है. मतलब कोई और पैरामीटर भी है जो ये डिफाइन करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं. सो उसके लिए जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज एंट्रोपी चेंज. सेकंड क्राइटेरिया है दैट इज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस. टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस. अगर रैंडमनेस की हम बात करें, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर हम रैंडमनेस को देखें तो क्या देखते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं. सो अगर वो फ्रीली मूव करेंगे मतलब उनमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा. ठीक है, मतलब वो ऑर्डर एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव नहीं करते. सो वी कैन से दैट कि जो रैंडमनेस है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की. उसके बाद जो लिक्विड है उसके अंदर क्या होती है, रैंडमनेस ज्यादा होती है. सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक फिक्स पैटर्न में होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं. सो इनकी जो रैंडमनेस होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. जो कोई भी सिस्टम है वो जब रैंडम मैक्सिमम रैंडमनेस को एक्वायर करेगा, सो वी कैन से दैट द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. क्लियर. तो अब इस रैंडमनेस को हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि कोई भी सिस्टम है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं. कोई भी है नेचर के अंदर जो भी प्रोसेस हुई है, जो भी सिस्टम है, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न के बजाय डिसऑर्डरनेस में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं. या फिर वी कैन से दैट कोई भी प्रोसेस है वो लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी पे जब भी जाएंगी, सो रिएक्शन क्या होगी, वहां पे मैक्सिमम रैंडमनेस होगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, देयर विल बी चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. यहाँ पे ऐसे एक कंटेनर था, ये दोनों कंटेनर वॉल से कनेक्टेड है. इसमें हमने यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं. नाउ क्या किया, जो वॉल है इसको हमने ओपन कर दिया. सो जैसे ही वॉल को ओपन करेंगे गैस की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी. सो ये क्या है कि मिक्सिंग ऑफ जो गैसेस है वो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. यहाँ पे क्या हुई है, रैंडमनेस है वो इंक्रीज हुई है. इनिशियली यहाँ पे अलग तरह की गैस थी ए, यहाँ पे क्या थी, अलग तरह की गैस थी ना, बाद में क्या हुआ है, मिक्सिंग हुआ है. सो रैंडमनेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. रैंडमनेस इंक्रीज हुई है मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है. क्लियरली जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि मर्करी ऑक्साइड है सॉलिड, उसको हमने थोड़ा सा हीट किया था और उससे हमें लिक्विड मर्करी प्लस में O2 गैस है वो रिलीज हुई थी. सो यहाँ से हमने क्या देखा था, देखो यहाँ पे सॉलिड था इनिशियली, बाद में किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड और गैस के अंदर. तो सॉलिड है वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया. लिक्विड और गैस का जो ऑर्डरनेस है, जो रैंडमनेस है, दैट इज मोर देन सॉलिड्स. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हुई है. रैंडमनेस इंक्रीज हुई है मतलब डेल्टा एस है दैट इज ग्रेटर देन जीरो. रैंडमनेस है उसको हमने एंट्रोपी से डिफाइन किया है. जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा ही एंट्रोपी. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि रैंडमनेस इंक्रीज हुई है मतलब डेल्टा एस है, एंट्रोपी चेंज है दैट इज ग्रेटर देन जीरो. तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस. सेम ऐसे ही जो गैस है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, गैस से लिक्विड, गैस की रैंडमनेस ज्यादा थी, लिक्विड की रैंडमनेस कम है, तो रैंडमनेस डिक्रीज हुई. यहाँ पे जो केस है इसमें हमने क्या देखा है कि रैंडमनेस है वो डिक्रीज हुई है मतलब डेल्टा एस दैट इज लेस देन जीरो. तो होनी क्या चाहिए, अभी हमने जो कंडीशन पढ़ी है कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एस लेस देन जीरो है मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस. बट हम डिस्कस करते हैं कि डेल्टा एच, ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव. सो डेल्टा एच नेगेटिव होने की वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए. डेल्टा एस है वो नेगेटिव होने की वजह से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए. मतलब एक ही रिएक्शन के ऊपर दो कंडीशंस लगी है. तो यहाँ पे जो कंडीशन मेजॉरिटी में होगा, जो डोमिनेंट फैक्टर होगा, दैट विल डिसाइड कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या
नहीं होगी। उसके लिए हम जो डेल्टा एच और डेल्टा एस का जो पैरामीटर है, इनको कंपैरिजन के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करके हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर ज्यादा है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ हम डेल्टा एच देख के भी नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, सिर्फ डेल्टा एस देख के भी नहीं बता सकते हर बार की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। डेल्टा एच और डेल्टा एस है, दोनों की एनालिसिस करके जो डोमिनेंट फैक्टर होगा दैट विल डिसाइड कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्लियर? कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो उसके लिए हमने दो क्राइटेरिया अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज। और जो थर्ड क्राइटेरिया है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं प्रॉपरली, क्योंकि वो क्या पैरामीटर है, वो एच मतलब एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों के बीच में रिलेशन देता है, जिससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि कौन सा फैक्टर है वो डोमिनेंट फैक्टर है। क्लियर? तो अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से जो एंट्रोपी चेंज है उसको हम मेजर कर सकते हैं। पहले हम एंट्रोपी चेंज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करेंगे। नाउ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या करता है? दिस इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस को जो पैरामीटर मेजर करता है दैट इज एंट्रोपी। सो सिंपल जो एंट्रोपी है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सिंपल एंट्रोपी मतलब सिर्फ एस को देखें, सिर्फ एंट्रोपी को देखें, तो वी कैन नेवर मेजर द एंट्रोपी। जो सिंपल जो एस है दैट कैन नेवर बी मेजर। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी देखते हैं। चेंज इन एंट्रोपी है दैट कैन बी मेजर्ड। सो चेंज इन एंट्रोपी, और ये क्या है? कैन बी मेजर्ड। चेंज इन एंट्रोपी को क्या देख सकते हैं? एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। सो यहाँ पे अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो हमने क्या देखा है कि डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? अब हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस है, ए से अगर बी कोई भी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है उसका मतलब क्या है कि जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हुई है, रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, इसका क्या मतलब है कि जो डेल्टा एस है दैट इज ग्रेटर देन 0। और अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब क्या है, उसकी रैंडमनेस है वो डिक्रीज हुई है और जो डेल्टा एस है दैट इज लेस देन 0। ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार शॉर्ट में देखा है। बस यहाँ पे हमने जो नई चीज सीखी है वो क्या है कि सिंपल जो एंट्रोपी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, एंट्रोपी चेंज को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। एंट्रोपी चेंज इज एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। क्लियर? यहां से एक नया जो हमने टर्म देखते हैं दैट इज अ स्टेट फंक्शन, कि एंट्रोपी है वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी चेंज क्या था? डेल्टा एस, दैट वाज एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमने एक प्रोसेस की ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए, क्लियर? अब हमें एंट्रोपी चेंज निकालनी फ्रॉम ए टू डी। एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करनी है फ्रॉम ए टू डी, मतलब ए से हम डी पे गए, इसके लिए हमें डेल्टा एस है वो कैलकुलेट करना है। सो जब ए से बी गए, इसका डेल्टा एस हमें गिवन है एक्स है, दिस इज डेल्टा एस, दिस वन इज y एंड दिस वन इज z। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि a से b जाने के लिए चाहिए हम इस पाथ का, ये पाथ फॉलो करें, a से b गए, देन b से c गए, c से d गए, या फिर हम डायरेक्टली a से d गए, एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगी? सेम होगी। सो डेल्टा s फ्रॉम a टू d that will be equal to delta s from a to b plus delta s from b to c plus delta s from C to D।
So this will be equal to x plus y plus z. Clear? So जो entropy है, that is entropy change, that is independent of the path, it is a state function. वो सिर्फ initial और final position के ऊपर depend करता है, path के ऊपर depend नहीं करता है. जैसे अगर हमारे पास में एक प्रोसेस है, यहाँ से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक ग्राफ लोड किया P वर्सेस V. यहाँ से हमने एक प्रोसेस ली A B C. सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. A से गए B के ऊपर, B से C के ऊपर गए. नाउ अब हमें A से C पे जाना है. सो वी कैन से दैट कि एंट्रोपी चेंज फ्रॉम A to C, that will be equal to entropy from A to B plus entropy from B to C. इसको हम क्या लिख सकते हैं? A to C is entropy change, so we can say that entropy change from A to C और entropy change from A to B plus entropy change B to C. इस चीज को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है. क्वेश्चन के लिए हम क्या देख सकते हैं कि हम A से B के ऊपर गए, B से C के ऊपर गए और C से हम T के ऊपर आए. क्लियर? अब हमें एंट्रोपी चेंज गिवन है. एंट्रोपी चेंज फ्रॉम A to B, this is given as 20 EU. Entropy change from B to C, this is given as 30 EU. And entropy change from D to C, this is given as 20 EU. और एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा S फ्रॉम A to D, दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट. सो इसको हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे? हमने अभी अभी देखा है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होता है. एंट्रोपी चेंज क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज द फाइनल पोजीशन. सो चाहिए हम कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके जाएं या डायरेक्ट पहुंचे, एंट्रोपी चेंज क्या होगा? सेम होगा. सो एंट्रोपी चेंज फ्रॉम A to D, that will be equal to entropy change from A to B plus entropy change from B to C plus entropy change from C to D. क्लियर? सो A से B के ऊपर गए एंट्रोपी चेंज हमें गिवन है, दैट इज 20 प्लस एंट्रोपी चेंज, दिस इज 20. B to C का कितना है? 30. दिस इज 30. ना जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? D to C. हमें जाना है C से D के ऊपर, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है C to D to C. दिस इज 20. सो रिवर्स आएंगे, सो दिस विल बी -20. सो दिस इज -20. सो यहाँ से A to D कितना हो गया? 30 EU. क्लियर? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या देखना है? हमें पाथ की डायरेक्शन देखनी है. A से B गए, B से C गए, C से D गए और हमें निकालना है A से D. ठीक है? तो जो भी हमें एंट्रोपी चेंज है वो डिफरेंट दे रखी है. जैसे यहाँ पे हमें D से C दे रखी थी 20, तो हमने क्या कर दिया, उसका C से D बनाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा और एंट्रोपी चेंज है वहां से हम 8 से D के अंदर हम कैलकुलेट कर लिया है. ना जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज क्या होता है? सिस्टम का भी होता है और सराउंडिंग का भी होता है. सो अगर हम एक सिस्टम की बात करें, सो डेल्टा S will be equal to delta Q divided by T. ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन T इज कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा सो हम यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे कि एंथैल्पी चेंज है, दैट इज चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. T क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर है. Q क्या है? डेल्टा Q इज चेंज इन हीट. चेंज इन हीट. अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम अगर हीट गेन करता है, सिस्टम ने अगर हीट गेन की, सो जो Q है उसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. दिस Q विल बी पॉजिटिव. अगर हीट लूज करता है, हीट का लॉस होता है, सो जो Q है दैट विल बी नेगेटिव. क्लियर? नाउ अगर टेम्परेचर चेंज, मतलब टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, उस टाइम पे हम एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी ds and that is equal to dq divided by t. सो ये कब एप्लीकेबल है? जब t is not constant, मतलब t है वो कांस्टेंट नहीं है. सो
सो यहाँ पे हम डेल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू बाई टी ये यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखते हैं एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी इज चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय एन टी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। एंट्रोपी है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब इसका क्या है कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ मास। सो मास डिपेंडेंट है मतलब क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इस वजह से जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ से अगर हम यूनिट निकाले, सो हीट की यूनिट क्या होगी, हीट आएगा जूल में या फिर कैलोरीज में या फिर अर्ग में। क्लियर। एन इज नंबर ऑफ मोल, सो पर मोल, पर मोल, पर मोल, और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, सो पर केल्विन। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी। अगर हम यहाँ से देखें जूल पर केल्विन पर मोल, सो दिस इज द एसआई यूनिट, और बाकी जो भी हमें हीट है, जिस पैरामीटर में हमें हीट एनर्जी गिवन होगी, दैट इज कैलोरी, अर्ग या जूल, उसके बेसिस के ऊपर हम उसकी यूनिट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करके। नाउ हम डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या होगी, अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या होगी। जो फर्स्ट केस है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज केस नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन सेट होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, हमने क्या किया है, दो गैस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में लिए हैं और दोनों को एक वॉल के थ्रू यहाँ से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। इसके अंदर गैस क्या है, ए, और इसके अंदर क्या है, गैस बी। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो कंटेनर है इसकी जो वॉल है वो क्या है, इंसुलेटिंग है, मतलब यहाँ से कोई भी हीट है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिस इज इंसुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब क्या कर दिया है, वॉल को ओपन कर दिया है, जो गैस क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। सो दिस इज मिक्सिंग ऑफ गैस। यहाँ पे क्या हो गई, गैस है वो क्या हो गई, मिक्स हो गई। ना यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो प्रोसेस है, अब देखो अगर हम यहाँ से एनालिसिस करें, इंसुलेटिंग सिस्टम मतलब हीट चेंज जीरो, हीट चेंज जीरो मतलब हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एस इज डेल्टा क्यू बाई टी, तो डेल्टा एस भी जीरो होना चाहिए, बट ये चीज यहाँ पे गलत है। क्यों, क्योंकि हमने खुद ने देखा है कि मिक्सिंग ऑफ गैस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ से रैंडमनेस इंक्रीज हुई है। सो रैंडमनेस अगर इंक्रीज हुई है, रैंडमनेस अगर इंक्रीज हुई है उसका मतलब क्या है, डेल्टा एस है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सो हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा एस है वो जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, सो दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो जब भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में मिक्सिंग ऑफ गैसेस का एग्जांपल ले सकते हैं इंसुलेटिंग सिस्टम लेके, और वहां पे हम क्या बोलेंगे कि जो डेल्टा एस है दैट विल बी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, delta S of system that will be greater than 0. This is the important condition. क्योंकि अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला के बेसिस पे देखेंगे तो ये क्या होगा, आंसर आएगा। सो ये जो फॉर्मूला था दैट वाज डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, not applicable for isolated system. So this is the important point कि ये जो formula है this formula this is not applicable for isolated system. Now अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसके अंदर हम किस तरह से एंट्रोपी चेंज को देखते हैं। सो दिस इज केस नंबर 2 कि अगर हमारे पास में नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके अंदर जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दिस इज एंट्रोपी चेंज, दिस इज एंट्रोपी चेंज। और यहां से हम क्या देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, दिस इज टोटल एंट्रोपी चेंज। So this will be greater than
दिस टोटल एंट्रोपी दैट विल बी ग्रेटर देन 0। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उसके लिए क्या होगा कि जो सिस्टम और जो सराउंडिंग है उसकी जो एंट्रोपी का चेंज है उसका जो सम होगा, या फिर टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, टोटल एंट्रोपी दैट इज टोटल एंट्रोपी को हम क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? तो दिस इज द केस ऑफ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। हम केस देखते हैं अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी टू केस को डिस्कस करते हैं। वन इज रिवर्सिबल है बट आइसोथर्मल है, एंड सेकंड वन इज रिवर्सिबल है बट एडियाबैटिक है। सो फर्स्ट जो केस है हम क्या देखते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो डेल्टा एस सिस्टम है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू बाई टी। ठीक है, सो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, एंड डेल्टा एस जो टोटल है दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहां से हम क्या देखते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जैसे जो वाटर का हमने केस लिया था, लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हुआ था, सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। एक टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ है, ये चेंज हुआ है लिक्विड से आइस के अंदर। तो यहाँ पे डेल्टा सिस्टम क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और सराउंडिंग है उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो गई। जो टोटल जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है दैट विल बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। सो दिस इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर? नाउ अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस बट रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, एडियाबैटिक है मतलब हीट चेंज क्या है, 0। हीट चेंज 0 है मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज 0। सिस्टम की एंट्रोपी चेंज 0 है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज भी क्या है, 0। सो यहाँ से क्या है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज है सिस्टम सराउंडिंग की वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। क्योंकि ठीक है, तो यहाँ से हमने दो केस डिस्कस किया। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल माइनस डी क्यू बाई टी, सराउंडिंग क्या होगा, डी क्यू बाई टी, टोटल क्या होगा, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग दैट विल बी इक्वल टू 0। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, डेल क्यू इज 0, सिस्टम का कितना हो गया 0 एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग का भी कितना हो गया 0 एंट्रोपी चेंज। नाउ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो इसके लिए हम प्रोसेस लेते हैं एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर है T1, सिस्टम ने dq हीट दी है, so that dq heat is accepted by the surrounding, so this is surrounding, surrounding का टेम्परेचर है T2, dq हीट है that is accepted by surrounding, सिस्टम ने हीट को रिलीज किया है, so सिस्टम का जो dq होगा that will be negative, so delta S system will be minus dq by T। क्लियर? और यहाँ से हम एक चीज और देखते हैं, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सो जो T1 टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर। क्लियर? सो यहाँ से जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा वो क्या होगा, dq हीट एक्सेप्ट की है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T2, सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर T1। सो यहाँ से जो डेल एस टोटल है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम का क्या है, dq बाई T1 प्लस सराउंडिंग dq बाई T2। यहाँ से हम dq कॉमन ले सकते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। नाउ dq यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T2 दिस इज माइनस प्लस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ठीक है, यहाँ से हम क्या दे सकते हैं, T1 माइनस T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑलरेडी हमने केस यहाँ पे लिया था कि जो T1 टेम्परेचर है दैट इज मोर देन T2। सो ये जो चेंज है
ये जो अपर न्यूमिरेटर है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल, सो डेल्टा एस टोटल or we can say that delta S universe that will be greater than 0 for this case। और इक्वल टू 0 कौन सा केस था, जब आइसोथर्मल था, रिवर्सिबल प्रोसेस थी, या एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस थी। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स है दैट इज ग्रेटर देन 0, वो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।